नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यूपीपीसीएस हिस्ट्री 2018 के अंतर्गत टोटल जो प्रश्न यहाँ से पूछा गया है 22 प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि हर एक साल ऑन एन एवरेज हिस्ट्री से पूरा इंक्लूड विथ आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन लगभग 22 23 सवाल आपको देखने के लिए मिल ही रहा है। तो कंटिन्यू रूप से आप लोग इस सीरीज़ को फॉलो करते रहें, क्योंकि वीडियो की लंबाई काफ़ी अधिक है और एक एक अगर आप ऑप्शन को देखते चलते हैं तो काफ़ी आपको लाभ मिलेगी। 2018 के अंतर्गत पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। ऑप्शन ए वज्रनामी, मैत्रायणी, तैत्रीय, उसके बाद है कथक। देखिए यहाँ पे कथक है। शुक्ल यजुर्वेद को यहाँ पे देखा जाए तो इसको प्रधान 2 शाखाओं में बांटा गया है। इसकी जो 2 शाखा है, जैसे कि पहली जो शाखा है वजसनामी, वजसनामी, इसी वजसनामी का एक अलग नाम है, आप लोग शायद परिचित होंगे, मध्यदीन संहिता। मध्यदीन संहिता, यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। और इसकी दूसरी जो शाखा होती है, दूसरी जो इसकी संहिता होती है शुक्ल यजुर्वेद की, उसका नाम है कण्व संहिता। कण्व संहिता। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे, क्या पता एग्जाम अगली बार इसे पूछ ले। अब यहाँ पे वजसनामी को हम लोग देखते चलेंगे कि इस वजसनामी संहिता के जो संस्थापक थे उनका नाम है, एकदम हूबहू नाम है, देखिएगा, ठीक है, वाजसनेय, और यह शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। अब यही जो वाजसनेय है या फिर वाजसनामी जो संहिता है, इसको 3 वर्गों में कह सकते हैं विभाजित किया जा सकता है। 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 यहाँ पे हो जाएगा दर्शन पुरम मासा, दर्शन पुरम मासा। दूसरा हो जाएगा यहाँ पे सोमयाग, सोमयाग। और तीसरा यहाँ पे हो जाएगा अगिनयासम, अगिनयासम। तो तीनों को आप लोग ध्यान में रखना है। और वाजसनेयी संहिता के अंतिम खंड में यहाँ पे देखेंगे सबसे जो लोकप्रिय उपनिषद के रूप में जाना जाता है ईशावास्य उपनिषद। इसी में ईशावास्य उपनिषद यहाँ पे, ठीक है, शामिल किया गया है। फिर इसी के अंतर्गत इसको यहाँ पे रखा गया है। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है वजसनामी, और शुक्ल यजुर्वेद को 2 शाखाओं में बांटा गया है। नंबर 1 है वजसनामी, इसको मध्यदीन संहिता भी बोला जाता है, और दूसरा है यहाँ पे कण्व संहिता। वजसनामी को यहाँ पे लिखा गया है, या फिर कह सकते हैं इसके जो संस्थापक है वाजसनेय है, और इसको 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 है यहाँ पे दर्शन पुरम मासा कह सकते हैं, इसके अलावा सोमयाग, अग्नियासम, और इसी अग्नियासम में कह सकते हैं कि ईशावास्य उपनिषद की भी यहाँ पे चर्चा मिलती है। तो करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा ए। यहाँ पे कथन और कारण दिया हुआ है, जैसे कि भारत पर तुर्की आक्रमण सफल रहा, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। उत्तर भारत में कोई राजनीतिक एकता नहीं थी, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो कारण कथन की हम लोग देख रहे हैं कि बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है, तो करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा ए। जैसे कि अगर हम लोग बात करें गुप्त काल की, या फिर अगर हम लोग मौर्य काल के समय से ही आप बात करें, तो देखिए जैसे ही मौर्य काल में कमज़ोर या फिर अयोग्य उत्तराधिकारी आते रहे, शासक आते रहे, फिर विदेशियों का आक्रमण हो गया, शक, कुषाण, पार्थिव, पहलो, लंबी प्रक्रिया हमने देखा। और उसके बाद से फिर पुनः उत्तर भारत में राजनीतिक एकता को स्थापित करने में गुप्तों का बहुत बड़ा रोल रहा। लेकिन जैसे ही उत्तर गुप्त काल तक आते आते देखेंगे तो वहाँ पे भी अयोग्य शासकों की कमी दिखाई देती है, हुणों का आक्रमण हो जाएगा। उसके बाद से फिर से देखेंगे तो हर्षवर्धन काल में उत्तर भारत में राजनीतिक एकता को स्थापित करने में मदद मिलेगी। लेकिन हर्षवर्धन के जाने के बाद से उत्तर भारत में कोई भी मजबूत शासक के रूप में ऐसा नहीं था जो कि उत्तर भारत की सारी राजनीतिक गतिविधियों को एक साथ लेके चले। उसी के दौरान देखेंगे यहाँ पे तो आगे चल के फिर से जो कि खलीफा के अंतर्गत यहाँ पे देखा जाए, चूँकि पश्चिम एशिया में मुस्लिम साम्राज्य का उदय हो चुका था, तो वहाँ पे देखेंगे मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712-13 ईस्वी के दौरान भारत में पुनः यहाँ पे अटैक होगा ही होगा। और इसका सबसे बड़ा कारण था उत्तर भारत में राजनीति का स्थिरता, राजनीतिक एकता की पूरी तरीके से कमी थी। अब उसके बाद से तो देखिए यहाँ पे लाइन ही लग जाएगा आगे चल के फिर से,
और महमूद गजनबी के द्वारा भी भारत में अटैक किया जाएगा। और जब महमूद गजनबी भारत में अटैक करेगा, खासकर लूटपाट मचाने के दृष्टिकोण से, तो कई सारे क्षेत्रों को वो लूटते चला जाएगा। जैसे कि हिंदू शाही वंश का जो शासक था जयपाल, उसने तो आत्महत्या तक यहाँ पे कर लिया था। मुल्तान का जो ठीक है फतेह दाऊद था शासक के रूप में, वैसे ही आनंदपाल था नागरकोट का। चंदेल मथुरा का शासक था। कन्नौज ग्वालियर हो गए। इन सारे क्षेत्रों को देखेंगे तो महमूद गजनबी के द्वारा बड़े मात्रा में यहाँ पे लूट के ले जाया गया। इस प्रकार देखेंगे तो उत्तर भारत में कोई राजनीतिक एकता नहीं थी। बिल्कुल यहाँ पे सही होगा, चूँकि तभी जाके भारत में तुर्की आक्रमण ये सफल रहा। इसके बाद यहाँ पे भी कालक्रम के अनुसार यहाँ पे अरेंज करना है। पूरे पूरे मंदिरों के निर्माण से संबंधित है। सारे जो मंदिर है देखेंगे तो कोई न कोई एग्जाम में पूछा ही जाता है, खासकर यूपीएससी, स्टेट पीसीएस यहाँ पे आता ही आता है। नंबर 1 है यहाँ पे देख पा रहे हैं बृहदेश्वर मंदिर। उसके अलावा है यहाँ पे गंगईकोंडचोलपुरम मंदिर, महाबलीपुरम का तट मंदिर। उसके बाद है यहाँ पे सप्त शिवालय। इसमें देखेंगे तो सबसे पुराना जो बना है यहाँ पे सप्त शिवालय, ध्यान रखिएगा। सप्त शिवालय को यहाँ पे बनाया गया है। इसी को यहाँ पे सेवन पगौड़ा के नाम से भी जाना जाता है। सेवन सप्त पगौड़ा के नाम से भी यहाँ पे जाना जाता है, जो दक्षिण भारतीय जो शहर का कह सकते हैं। ममल्लमपुरम एक जगह का नाम है, ममल्लमपुरम, इसी का एक उपनाम के रूप में मौजूद है। लेकिन ये हमेशा ही देखिए बहस का विषय है, चर्चा का विषय रहा है कि क्या 7 पैगोड़ा या 7 मंदिर जिसे बोला जाता है, उसको यहाँ पे 7 मंदिर ममल्लापुरम के तट पर जो मौजूद है उसका नाम देना यहाँ पे सही होगा या सही देना नहीं होगा। लेकिन अधिकतर विद्वानों का मानना है कि बिल्कुल वही है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, क्योंकि प्रचलित जो भी मान्यता के अनुसार एक समय में 6 अन्य मंदिर महाबलीपुरम के समुद्र तटों के किनारे पूरी तरीके से प्रसिद्ध थे, एक साथ खड़े थे, इसीलिए इसको सप्त शिवालय के रूप में भी यहाँ पे जाना जाता है। तो सबसे पुराना यही है, ठीक है। एग्जैक्ट टाइम ठीक है मुझे एक बार देखना पड़ेगा, लेकिन इतना ध्यान है कि सबसे पुराना यही है। उसके बाद यहाँ पे बना हुआ है महाबलीपुरम का तट मंदिर। लगभग इसका टाइम पीरियड जहाँ तक मुझे ध्यान है 700 ईस्वी से लेकर 728 ईस्वी के बीच इसको ठीक है बनाया गया है। तमिलनाडु में चेन्नई के पास ही अभी स्थित है। और 1984 में 1984 में इसको यूनेस्को के हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया। इस मंदिर की देखिए सबसे बड़ी खासियत है कि ग्रेनाइट का जो ब्लॉक होता है, ठीक है, उससे इसको बनाया गया, बड़े बड़े जो ग्रेनाइट का जो टुकड़ा होता है। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा बृहदेश्वर मंदिर। ये तो बहुत ही फेमस है, यहाँ पे तंजौर में स्थित बिल्कुल ही कावेरी नदी के किनारे स्थित है बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर को बनाया गया यहाँ पे राजराज प्रथम के द्वारा, राजराज ठीक है प्रथम के द्वारा बनाया गया है। टाइम पीरियड है यहाँ पे 1003 ईस्वी से लेके 1010 ईस्वी के बीच। चूँकि मंदिर है समय लगेगा ही लगेगा, इतना बड़ा इतना भव्य मंदिर है कि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। इसके बड़े बड़े गोपुरम शिव मंदिर के रूप में मौजूद है, हिंदू मंदिर के रूप में मौजूद है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि इसी परिसर के अंदर देखेंगे यहाँ पे तो नंदी की दूसरी सबसे बड़ी मूर्ति जस्ट मंदिर के सामने ही यहाँ पे बनी हुई है। और इसको भी यहाँ पे यूनेस्को की साइट में, यूनेस्को की हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। अब राजराज प्रथम का ही पुत्र होगा राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र प्रथम। और इसके द्वारा बनाया गया है यहाँ पे गंगईकोंडचोलपुरम मंदिर, क्योंकि इसके द्वारा बिल्कुल ही बंगाल के क्षेत्रों के तरफ गंगा नदी तक के क्षेत्रों को यहाँ पे जीत लिया गया था। तो इसके द्वारा राजेंद्र प्रथम के द्वारा यहाँ पे बनाया गया था। लगभग 1035 ईस्वी के आसपास अप्रोक्स, ठीक है, इसको यहाँ पे बनाया गया था। यह भी एक हिंदू मंदिर है, शिव मंदिर के रूप में मौजूद है। और देखेंगे तो गंगईकोंडचोलपुरम जो कि बिल्कुल ही तमिलनाडु में जयकंदम में स्थित है। तो यहाँ पे सीक्वेंस लगा सकते हैं 4 3 1 2, 4 3 1 और 2। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी। हाथी गुम्बा अभिलेख किस राजा के बारे में जानकारी का स्रोत है? बहुत फेमस है, देखिए बार बार इस प्रश्न को पूछा जाता है, घुमा फिरा के पूछा जाता है। अब यहाँ पे पूछ लिया गया कि किस राजा के बारे में जानकारी का स्रोत है। पहला ही ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे खारवेल। उदयगिरी की गुफा, आपको नाम याद रखना, उदयगिरी की गुफाओं में हाथी गुम्बा जो अभिलेख है उसी में कलिंग जो शासक था उस समय खारवेल के बारे में जानकारी मिलती है। तो आपको ध्यान रखना है ईसा पूर्व लगभग 2री शताब्दी के आसपास माना जाता है कि खारवेल के द्वारा शासन किया गया था। अब
इसको जो यहाँ पे ढूंढा गया है, हाथी गुम्बा जो अभिलेख को यहाँ पे ढूंढा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट जो ब्रिटिश इतिहासकार है, आर्कियोलॉजिस्ट भी इसे कह सकते हैं, जिसका नाम है ए अस्टरलिंग। ए अस्टरलिंग के द्वारा यहाँ पे ढूंढा गया, पूछा जा सकता है। लेकिन हाथी गुम्बा अभिलेख में ये लिखा गया है, क्योंकि खारवेल को लेकर माना जाता है कि इसका जो धर्म था जैन धर्म से संबंधित रखता था। लेकिन इसमें क्या पाया गया है हाथी गुम्बा अभिलेख में कि वह सभी धर्मों को समान रूप से मानता था। ठीक है, इसके अलावा खारवेल की जो खासियत है, जैसे कि गंधर्व वेद, संगीत, कला, विज्ञान में भी काफ़ी रुचि रखता था। तो शासक था तो कह सकते हैं कि सारी चीज़ों को संरक्षण देता था, और यही एक अच्छे शासक की निशानी भी होती है। उसके बाद यहाँ पे कथन और कारण यहाँ पे भी दिया हुआ है, जैसे कि 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना की अपनी स्वीकृति वापस ले ली, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। अभी देखेंगे कैसे ले ली। मुस्लिम लीग 1946 में बनी अंतरिम सरकार में शामिल हो गई थी। देखिए, आंशिक रूप से शामिल हुई थी, इसीलिए पूरी तरीके से कथन सही नहीं होगा। इसका मतलब कारण कथन की यहाँ पे सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, 1946 में जब मुस्लिम लीग की जब यहाँ पे कह सकते हैं कि 1946 में जब कैबिनेट मिशन जब भारत आया हुआ था, तो उसी ने प्रस्ताव दिया था कि चुनाव कराया जाएगा ताकि संविधान बनाया जाए, अंतरिम सरकार को यहाँ पे चलाया जाए। तो उसी समय देखेंगे यहाँ पे जब प्रांतों में पूरी तरीके से यहाँ पे चुनाव कराया गया था, खासकर विधानसभा का जो चुनाव हुआ था, उसमें कांग्रेस को लगभग 208 के आसपास सीटें मिली थी, और मुस्लिम लीग को लगभग 73 यहाँ पे सीट मिली हुई थी। तो स्वाभाविक सी बात है कि सरकार बनाने का जो निमंत्रण होगा वो तो कांग्रेस को ही मिलेगा। इससे यहाँ पे मुस्लिम लीग पूरी तरीके से क्या हो गई, नाराज हो गई। 2 सितंबर, यहाँ पे मैं डेट मेंशन कर देता हूँ, 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, और नेहरू को यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू को आमंत्रित किया गया था, और इसका पूरी तरीके से मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन उस समय जो वायसराय था वेवेल, बहुत मनाया मुस्लिम लीग को, और फाइनली 2 सितंबर से देखेंगे तो 26 अक्टूबर 1946 तक आते आते मुस्लिम लीग के 5 सदस्य इस अंतरिम सरकार में यहाँ पे शामिल होंगे। तो इसीलिए देख पा रहे कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है। मुस्लिम लीग की देखिए जब भी बात आती है तो इसके सदस्यों को आप लोग ध्यान रखना है। जैसे कि इसकी स्थापना हुई थी लगभग 1906 के आसपास। इसके बहुत सारे देखिए सदस्य हैं संस्थापक सदस्य के रूप में, और कितने बार नाम भी पूछा जाता है। जैसे कि नंबर 1 यहाँ पे हो जाएगा ख्वाजा सलीमुल्ला, ध्यान से देख चलिए। विकास या फिर बिकार उल मुल्क। इसके अलावा हो जाएगा यहाँ पे सैयद अमीर अली। 2 नाम और है, खान बहादुर गुलाम, इधर मैं मेंशन कर देता हूँ। और यहाँ पे हो जाएगा मुस्तफ़ा चौधरी। इसमें आगा खान जो थर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगा खान थर्ड, ध्यान रखिएगा। कह सकते हैं कि पहले मुस्लिम लीग के मानद अध्यक्ष के रूप में रहे हैं, और 1916 में यहाँ पे इस मुस्लिम लीग के अध्यक्ष के रूप में मोहम्मद अली जिन्ना को यहाँ पे चुन लिया जाएगा। क्योंकि होम रूल लीग आंदोलन के दौरान, खासकर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही यहाँ पे देखेंगे तो मुस्लिम जो लीग थी होम रूल लीग की वकालत करने के लिए यहाँ पे कांग्रेस के साथ भी जुड़ी हुई थी। ये भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा मेसोलिथिक काल में जानवरों के साक्ष्य यहाँ पे मिलता है। अब देखिए मेसोलिथिक काल, इसी को यहाँ पे ठीक है माइक्रोलिथिक भी यहाँ पे बोला जा सकता है। और ये जो टाइम पीरियड है काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। लगभग 10,000 BC से लेके 8,000 BC के बीच ये टाइम पीरियड रहा था। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ 10 के BC से लेके 8 के BC के बीच। इस टाइम पीरियड की सबसे बड़ी खासियत थी कि देखिए बहुत अधिक इसमें परिवर्तन देखने के लिए मिला। खासकर उनके हथियारों में छोटे छोटे हथियार बनने लगे, जैसे कि ब्लेड वाले उपकरण, छोटे उपकरण बनने लगे। और इसके साथ साथ जो भी आदि मानव थे, अब देखेंगे तो जानवरों का शिकार करने के साथ साथ एक संग्रहकर्ता के रूप में भी बन गए थे। इसमें जो हम लोग एरिया की बात कर रहे हैं देखेंगे, हालांकि भारत में कई सारे जगहों में देखने के लिए मिलेगा, लेकिन बागौर में
राजस्थान के बगौर में एक बहुत बड़े एरिया में ये क्षेत्र आपको दिखाई देगा और यहीं पे आपको जानवरों का साक्ष्य भी मिलेगा। इसके अलावा दक्षिण भारत में भी था, जैसे कि कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन सारे क्षेत्रों में भी मेसोलिथिक काल के जो अवशेष मिलते ही मिलते हैं। लेकिन देखिए इतिहास में उसी का नाम होता है जो क्षेत्र आगे चल के यहाँ पे डेवलप हो जाता है। चूँकि हड़प्पा काल तक ये सारा क्षेत्र डेवलप नहीं हुआ, लेकिन राजस्थान, गुजरात, पूरा इधर देख पा रहे हैं पंजाब, ठीक है, इधर पाकिस्तान तक का क्षेत्र बड़ी मात्रा में डेवलप हो गया। अर्थात यहाँ से एक निरंतरता आपको देखने के लिए मिलेगी कि जो एक आदि मानव वाला काल था, आदि मानव वाला काल था, यहीं आगे चल के देखेंगे तो नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग, हड़प्पा काल तक वहाँ पे क्रमागत आपको दिखाई देगी, एक विकास की निरंतरता आपको दिखाई देगी। और इसी तरीके के कंसेप्चुअल सवाल देखिए एग्जाम में पूछे जाने का प्रयास करता है। फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी, बागोर। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल यहाँ पे नहीं खाता है? अदीना मस्जिद यहाँ पे दिया है मांडू में, संयोगवश पहला ही ऑप्शन पूरी तरीके से बेमेल है, क्योंकि अदीना मस्जिद का संबंध यहाँ पे मांडू से नहीं होगा बल्कि वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल से होगा। और इसका जो निर्माण है 1370 ईस्वी के आसपास सिकंदर शाह के द्वारा, जो कि इलियास शाही वंश का बहुत ही इम्पोर्टेंट दूसरा, ठीक है, शासक के रूप में मौजूद था। सिकंदर शाह, सिकंदर शाह, ठीक है। और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अदीना मस्जिद की एक सबसे बड़ी खासियत है कि इस मस्जिद को देखा जाए तो दमिश्क की मस्जिद की योजना पे पूरी तरीके से इसको बनाया गया है, कॉपी किया गया है। उसके बाद है यहाँ पे लाल दरवाज़ा मस्जिद, जौनपुर दिया हुआ है, ठीक है, सरकी वंश से संबंधित है, महमूद सरकी के द्वारा ही बनाया गया था 1447 ईस्वी के आसपास। उसके बाद यहाँ पे है दाखिल दरवाज़ा है यहाँ पे, इसको माना जाता है एक संभवतः देखिए 1311 ईस्वी के आसपास यहाँ पे अलाउद्दीन हुसैन शाह के द्वारा, अलाउद्दीन हुसैन शाह के द्वारा इसको बनवाया गया था। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इंडो इस्लामिक शैली के रूप में मौजूद है, टेराकोटा वगैरह के यहाँ पे निर्माण देखने के लिए आपको मिल जाएगा। और इसी अलाउद्दीन हुसैन शाह के द्वारा देखेंगे तो आगे चल के, ठीक है, सोना मस्जिद भी बनाया जाएगा, सोना मस्जिद भी। 3 दरवाज़ा का संबंध है यहाँ पे अहमदाबाद से, जो कि बिल्कुल ही करेक्ट है। और इसको यहाँ पे जो सुल्तान जो अहमद शाह था उसी के द्वारा बनाया गया था और उसी के द्वारा अहमदाबाद को अभी यहाँ पे नामकरण किया गया था या फिर बसाया गया था, लगभग देखेंगे 1415 ईस्वी के आसपास। ये भी एक इस्लामी वास्तुकला का प्रतीक के रूप में मौजूद है। तो यहाँ पे करेक्ट उत्तर यहाँ पे ये हुआ। बाकी सारी चीज़ों को आप ज़रूरत की जो चीज़ें हैं नोट करते चले, अर्थात आप सुनते रहें, सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से यहाँ पे मेल नहीं खाता है? जैसे कि नंबर 1 यहाँ पे ध्रुव दास, जो कि भगत नामवाली के द्वारा यहाँ पे लिखा गया है, बिल्कुल सही है। नाभा दास यहाँ पे भक्त माल है, बिल्कुल करेक्ट है। रसखान है रसिक प्रिय, देखिए गलत है यहाँ पे पूरी तरीके से। उस्मान चित्रावली बिल्कुल सही है। रसखान, ठीक है, रसखान देखा जाए यहाँ पे तो सैयद इब्राहिम खान का उपनाम था, सैयद इब्राहिम खान का उपनाम था। यह पश्तून का कवि था, पश्तून का कवि था, लेकिन आगे चल के ये भारत जब आया तो अपना धर्मांतरण करवा लिया, खासकर ये कृष्ण को यहाँ पे मानने लगा और आगे चल के इसने गोस्वामी विठलनाथ से भक्ति का मार्ग भी ये सीखेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये रसिक प्रिया का, इसके भी बारे में देख लेते हैं। रसिक प्रिया देखिए यहाँ पे आचार्य केशव दास की प्रसिद्ध रचना है, आचार्य केशव दास की प्रसिद्ध रचना है। यहाँ पे भी कुछ घटनाएं दिया गया है और यहाँ पे भी आपको अरेंज करना है। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ जो भी घटनाएं यहाँ पे दिया हुआ है, पूरा भारत में जो एजुकेशन सिस्टम से ही इसका संबंध रहा है, तो मेरे ख्याल से काफ़ी आसान होगा। नंबर 1 यहाँ पे अगर हम लोग देखें वुड्स डिस्पैच ही आएगा भारत में, क्योंकि यहाँ पे जब अंग्रेजी व्यवस्था को मैकाले के द्वारा भारत में एक तरीके से थोप दिया जाएगा तो फिर उसमें सुधार की प्रक्रिया यहाँ पे चलती रहेगी कि भारत में शिक्षा व्यवस्था को किस तरीके से यहाँ पे लागू किया जाए। तो 1854 में वुड्स डिस्पैच आया और वुड्स डिस्पैच देखेंगे यहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के भी अध्यक्ष थे, शिक्षा मंत्री के रूप में मौजूद थे। देखेंगे तो COD था
और एक कौन था, बीओडी था। सीओडी का क्या अधिकार था कि भाई व्यापारिक कंपनियों से संबंधित जो भी व्यापारिक जो गतिविधियाँ उससे संबंधित सीओडी देखेगा, और बीओडी मतलब राजनीतिक गतिविधियों से संबंधित वो सारी चीज़ें देखेगा। तो बीओडी के ही कह सकते हैं एक प्रमुख मंत्री के रूप में वुड्स डिस्पैच था, जो कि अंग्रेजी शिक्षा बोर्ड का कह सकते हैं कि हेड भी था। इसी के द्वारा पत्र लिखा गया था, पूरा पूरा खाका तैयार किया गया था। वो पत्र यहाँ पे लिखा गया था, जो कि उस समय गवर्नर जनरल था 1854 में, डलहौजी। डलहौजी को यहाँ पे लिखा गया था। तो इतना सा आप लोग अंदाज़ा लग गया होगा। शुरुआती तौर पे यही बताया गया था इसमें कि कला विज्ञान, इसके अलावा यूरोपीय दर्शन पर पूरी तरीके से जोड़ देना है, वहाँ के लोगों को सिखाना है। उसके बाद आएगा यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट वुड्स डिस्पैच के बाद से यहाँ पे हो जाएगा मेरे ख्याल से हंटर आयोग आएगा, ठीक है। हंटर आयोग 1882 के आसपास, इसको यहाँ पे उच्च शिक्षा आयोग भी बोला जाएगा, उच्च शिक्षा आयोग भी बोला जाएगा, क्योंकि इसका जो उद्देश्य ही था पूरी तरीके से प्राथमिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना, प्राथमिक शिक्षा में प्रगति लाना, स्कूलों के लिए अनुदान, नैतिक और शारीरिक शिक्षा पर बल देना था। तो उस समय 1882 के आसपास, ठीक है, भारत में जो वायसराय होगा रिपन होगा। एक है लिटन और एक है रिपन। रिपन जो कि काफ़ी अच्छा काम करेगा भारत के लिए, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा सैंडलर आयोग। नीचे में लिख देता हूँ, सैंडलर आयोग आएगा 1917 के आसपास यहाँ पे आ जाएगा। डॉक्टर माइकल सैंडलर इस समिति का अध्यक्ष थे, और उसी समय 10+2+3 का यहाँ पे पूरी तरीके से, ठीक है, सिफारिश किया गया था। और लास्ट में है यहाँ पे सार्जेंट योजना 1944 में यहाँ पे भारत में शिक्षा के लिए एक व्यापक योजना तैयार करने के लिए इसको यहाँ पे जाना जाता है, सार्जेंट योजना को। तो बस इतना हो गया, आसानी से आप लोग मैच कर पाएंगे। सी के बाद हो जाएगा ए, सी के बाद ए, उसके बाद बी और डी। करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा, देख पा रहे हैं, डी। इस पे दिया है अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। काफ़ी फेमस नाम है, विनायक दामोदर सावरकर। 1904 में, 1904 के आसपास विनायक दामोदर सावरकर और इनके एक भाई गणेश दामोदर सावरकर के द्वारा अभिनव भारत सोसाइटी की यहाँ पे स्थापना की गई थी। देखिए वीर सावरकर काफ़ी चर्चा में रहते हैं, इनके बारे में देख लीजिए। इनका जो जन्म हुआ था 28 मई, कभी कभी पूछा जा सकता है, 1883 में नासिक में एक जगह है जिस जगह का नाम है बागुर, ठीक है, बागुर में हुआ था। 1906 के आसपास, 1906 के आसपास से लंदन चले गए कानून की पढ़ाई करने के लिए, और जब लंदन गए तो बगल में ही आपको फ्रांस भी है, ठीक है। फ्रांस में जो इटली का जो मेजनी टाइम पीरियड था, खासकर वहाँ के यंग लोगों के लिए काफ़ी मोटिवेशन का काम करता था। तो इस मेजनी का ध्यान रखिएगा, मेजनी का चरित्र का भी पूरी तरीके से संकलन किया गया था, इनके द्वारा लिखा गया था काफ़ी सारी चीज़ें, बातें। आगे चल के इनको यहाँ पे आपको ध्यान होगा, जेल भेज दिया गया था यहाँ पे अंडमान द्वीप समूह में। क्यों भेजा गया था, तो माना जाता है कि इन पे आरोप लगा था, जो जिलाधिकारी था नासिक का, जो जिलाधिकारी था AMT जैक्सन, इसी की हत्या के लिए इनको यहाँ पे भेज दिया गया था सेलुलर जेल में 1910 के आसपास, 1910 के आसपास। करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी। यहाँ पे दिया हुआ है कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। तो यहाँ पे देख पा रहे, बहुत आसान सा प्रश्न है ये भी। जैसे कि नंबर 1 यहाँ पे दिया हुआ है, देख पा रहे, संथाल 1855 में, बिल्कुल सही है। कोल है 1832 में, बिल्कुल सही है। खासी है 1833 में, ये भी बिल्कुल सही है। अहोम यहाँ पे दिया 1815 में। देखिए अहोम विद्रोह का संबंध 1815 में नहीं होगा, बल्कि यह हुआ है 1828 में। अहोम जो लोग थे असम के क्षेत्रों की तरफ देखेंगे तो बहुत ही वहाँ पे एक से एक शासक हुआ। अहोम जो कि काफ़ी एक जनजातीय समाज से युक्त थी, वहाँ के शासक भी एक से एक हुआ है लोग, जो मुग़लों तक को भी पूरी तरीके से, ठीक है, टक्कर दिया, उनके नाक में दम किया हुआ था। मुग़लों ने अहोम को भी पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाया था। लेकिन देखिए जब ब्रिटिश शासक या फिर यहाँ पे आएगा लोग, अंग्रेज लोग आएगा, तो जब युद्ध होगा अंग्रेजी बर्मा युद्ध, ठीक है, या फिर बर्मा युद्ध के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बर्मा को फिर असम के होते हैं यहाँ पे जाया जाएगा, ठीक है, बर्मा की तरफ। तो ये टाइम पीरियड होगा बर्मा युद्ध का लगभग 1824 से लेकर 1826 के बीच।
अब ये लोग जाके ब्रिटिश लोग बर्मा के क्षेत्रों में ही बस गए, असम के क्षेत्रों में ही जाके ये लोग बस गए और अहोम क्षेत्रों को भी शामिल करने का यहाँ पे प्रयास किया। अब उसी में देखेंगे तो अहोम के क्षेत्रों की तरफ से एक नेतृत्वकर्ता के रूप में आएगा, बहुत फेमस नाम है गोमधर, पूरा नाम इनका, ठीक है, गोमधर कुंवर। ये नेतृत्व करने के लिए आएंगे, लेकिन इसके बाद कंपनी लोग राजा से साठगांठ कर लेगा, जो कि उस समय शासक था, अहोम का जो शासक था महाराज पुरंदर सिंह। कुछ क्षेत्र पूरी तरीके से इसको दे देगा और बाकी का क्षेत्र है लोग अंग्रेज लोग खुद अपने साम्राज्य में मिला लेगा। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी। सूची 1 को सूची 2 के साथ यहाँ पे सुमेलित करना है। यहाँ पे देख पा रहे हैं समुद्रगुप्त के समकालीन दक्षिण भारत के राजा हैं और उनके राज्य हैं। देखिए समुद्रगुप्त के बारे में जब भी चर्चा की जाती है, खासकर उसका जो दरबारी कवि था हरिसेन चूँकि उसके प्रशस्ति पत्र हो गया या फिर इलाहाबाद का स्तंभ लेख हो गया, बड़े मात्रा में आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो उसने समुद्रगुप्त के बारे में उसके विजय गाथाओं का डिटेलिंग यहाँ पे वर्णन किया ही किया है। अब यहीं पे देखेंगे जैसे कि कुछ क्षेत्र हैं, कुछ राजा हैं यहाँ पे, जैसे धनंजय को देखेंगे यहाँ पे तो ये ठीक है, धनंजय यहाँ पे हो जाएंगे कुशालपुर के, इनका राज्य है। नील राजा का संबंध हो जाएगा औमुक्त से। उग्रसेन का संबंध हो जाएगा यहाँ पे पलाक से, ठीक है, और विष्णुगुप्त का संबंध हो जाएगा कांची से। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए का 3, बी का 1, सी का हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा 2। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी। तो हरिसेन के द्वारा यहाँ पे खासकर जो इलाहाबाद का स्तंभ लेख है उसमें बताया गया है कि समुद्रगुप्त ने पूरी तरीके से जो विजयी अभियान किया उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक, ठीक है, कुछ इस टाइप का मैप आएगा। और समुद्रगुप्त ने कूटनीतिक या फिर कूटनीतिकता का परिचय देते हुए इन सारे क्षेत्रों को जीता तो जरूर, लेकिन दक्षिण के बहुत सारे क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया। शायद आवागमन की बहुत सारी असुविधाएं थी, लेकिन जीतने के बाद इनको छोड़ जरूर दिया कि भाई मेरे दरबार में अगर सलामी देते रहना है, अर्थात तुम जीते हुए क्षेत्र हो, ठीक है, तो तुम दोबारा मेरे खिलाफ कभी फंड नहीं उठाओगे। या फिर होता है ना रेवेन्यू वगैरह, या फिर कह सकते हैं कि गिफ्ट वगैरह जो सिस्टम था पूरी तरीके से लगा था कि तुम कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली देखा जाए तो गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत हो। तो काफ़ी परम प्रतापी शासक जिसका नाम है समुद्रगुप्त। सिंधु घाटी से संबंधित यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। कालीबंगा आपको देखने के लिए मिल जाए। कालीबंगा कहाँ है, देखिए कालीबंगा बरार ये सब राजस्थान में। लोथल का क्षेत्र देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है, गुजरात में लोथल, जैसे गुजरात में लोथल है, ठीक है, अब भोगवा, बाबरकोट, ठीक है, सारे नाम आपको ध्यान रखना है। आलमगीर और हुलास ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा देखेंगे तो मंडी है, सनौली देखिए काफ़ी कितना चर्चे में रहता है, कई सारी इसमें, ठीक है, कुछ कुछ सीरीज भी बन गई है, सनौली, सोठी, ये सारा उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 3 और 4। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान विदेशी व्यापार से संबंधित था। जैसे कि सेरेनी है, नहीं होगा, नागरम नहीं होगा, नानदेसिस होगा, और मणिग्राम देखिए होगा, लेकिन ये विदेशी व्यापार से संबंधित नहीं होगा। नानदेसिस, इसका देखिए संबंध यहाँ पे हो जाएगा नानदेसिस का होयसल साम्राज्य। होयसल साम्राज्य, बहुत सारे शब्दावली आएगी जिसमें विदेशी व्यापार काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, व्यापार ही काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि देखिए उस समय होयसल साम्राज्य के समय ये जो नानदेसिस जो होता था, ठीक है, विदेशी कह सकते हैं व्यापारियों का, या फिर कह सकते हैं कि विदेशी व्यापार जो मतलब होता है ना, आयात कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं, विदेशी व्यापार से संबंधित एक पूरी तरीके से समूह था, और जिसने खुद को सबसे बड़े व्यापारिक संगठनों के रूप में यहाँ पे संगठित किया हुआ था। इन लोगों के द्वारा कई उत्तर दक्षिण, ठीक है, मतलब इधर उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम इन सारे क्षेत्रों में यहाँ पे व्यापार किया जाता था। जैसे देखेंगे उत्तर के क्षेत्रों की तरफ मगध हो गया, नेपाल हो गया, वहीं पूरब की तरफ देखेंगे तो मलाया, मलेशिया की तरफ, वहीं ठीक है पश्चिम के क्षेत्रों की तरफ इधर फारस के तरफ, ये लोग पूरी तरीके से क्या करता था, व्यापार करता था। इसके अलावा देखेंगे तो एंशिएंट एरा में जहाँ तक मुझे आ रहा है श्रेणी, ये भी एक व्यापारिक संघ था, गिल्ड था कह सकते हैं, व्यापारी उद्यमी और कारीगरों का था, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मणिग्राम दक्षिण भारत में काफ़ी फेमस है, मध्यकाल भारत में देखेंगे, मध्यकालीन भारत में, तो ये भी जो है पूरी तरीके से व्यापारिक
संघ को ही इंडिकेट करता है मणिग्राम। तो करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा सी। यहाँ पे एक कथन दिया है, दूसरा कारण दिया है। मध्ययुगीन काल में संगीत पर कई संस्कृत कार्यों का फारसी में अनुवाद किया जाता था। बिल्कुल सही है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो देखिए, अकबर के समय सबसे बड़ी मात्रा में संस्कृत कार्यों का फारसी में अनुवाद यहाँ पे किया गया, कोई इसमें डाउट ही नहीं है। 1556 से लेकर 1605 तक देखेंगे तो अकबर ने, जो कि खुद ही सहिष्णुता की निशानी था अकबर, तो अकबर के टाइम पीरियड को यहाँ पे कह सकते हैं कि संस्कृत ग्रंथों का फारसी अनुवाद के लिए उसको, ठीक है, गोल्डन ईरा के रूप में, स्वर्ण युग के रूप में भी उसको जाना जाता है, क्योंकि उसके द्वारा देखेंगे तो वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, इसके अलावा संगीत, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, पुराण, क्या नहीं करवाया अकबर ने। अकबर ने माने समझ रहे हैं ना कि पूरे के पूरे जो भी यहाँ पे हिंदू धर्म से संबंधित जो चीज़ें थी, सारी चीज़ों को उसने फारसी में उसका अनुवाद उसने कराया ही कराया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। प्रारंभिक चिश्ती सूफी संगीत सभाओं के शौकीन थे जिन्हें समा कहा जाता था। कारण तो सही है, लेकिन क्या लग रहा है कि कारण कथन की व्याख्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा बी। तो समा आप लोगों ने नाम जरूर ही सुना होगा, ठीक है। आजकल भी जब नाच गान होता है तो लोग बोलते हैं चलो एकदम क्या समा बांध दिया है गायकर ने, गजब का, ठीक है, परफॉर्मेंस दे रहा है। तो यही चीज़ पहले लोग, सूफी लोग भी करता था। जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल है, जो अकबर के द्वारा, ठीक है, जो मूवी आया हुआ है, ठीक है, जोधा बाई, क्या है यहाँ पे, ठीक है, जोधा बाई है यहाँ पे, ठीक है। जोधा अकबर में देखिए, जो ख्वाजा, मेरे ख्वाजा, एक सफ़ेद पोशाक पहने हुए, उनकी ड्रेसिंग सेंस, उनके राग, उनके संगीत, उनके पूरा पूरा इंस्ट्रूमेंट, मैंने इतने सिस्टमेटिक तरीके से उन लोगों के द्वारा किया जा रहा है कि एकदम पूरा पूरा समा बांध दिया जा रहा है। तो यही चीज़ है, आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो ये सब काफ़ी फेमस है। जैसे तुर्की वगैरह में, तुर्की में तो एक जगह है जिसको यूनेस्को हेरिटेज साइट में 2008 में यहाँ पे शामिल कर लिया गया है, जहाँ पे समा ही यहाँ पे किया जाता था। जैसे कि एक जगह का नाम है मेवलेवी, इसका नाम याद रखिएगा, मेवलेवी समा सेमिनार के रूप में। करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख राजा पुष्यमित्र शुंग द्वारा किए गए 2 अश्वमेघ यज्ञों के बारे में जानकारी देता है? सारनाथ नहीं देगा, बेसनगर नहीं देगा, अयोध्या देगा, हाथी गुम्बा शिलालेख नहीं देगा। इसका संबंध हो जाएगा खारवेल से। अयोध्या शिलालेख, तो पुष्यमित्र शुंग के बारे में आपको पता ही होगा कि ये कोई और नहीं था, देखा जाए तो मौर्य साम्राज्य का एक सेनापति के रूप में मौजूद था, यही था। और अंतिम मौर्य शासक जो बृहदत्त मौर्य था, उसी को इसने पराजित करके मौर्य साम्राज्य पे कंट्रोल कर लिया, या फिर उसकी जगह कह सकते हैं तो शुंग वंश के इसके द्वारा स्थापना कर ली गई। अब देखेंगे ना, तो अब धीरे धीरे चूँकि ब्राह्मण धर्म को यहाँ पे प्रोत्साहन मिलेगा, और यह 2-2 अश्वमेघ यज्ञ कराएगा। और अश्वमेघ यज्ञ देखिए कराने का जो उद्देश्य होता था ना, कि भाई अपनी सत्ता को पूरी तरीके से क्या करना, वैध बनाना, आसपास के क्षेत्रों में यहाँ पे बताना कि देखो एक नया शासक आ गया है, नया वंश यहाँ पे आ गया है। तो इसके माध्यम से शक्ति प्रदर्शन हो गया, अपनी सत्ता को वैध करने का यहाँ पे प्रयास करना हो गया, ठीक है। तो अयोध्या शिलालेख में सारी बातें देखने के लिए मिल जाएगी कि पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 2-2 बार अश्वमेघ यज्ञ कराया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे मध्यकालीन भारतीय इतिहास स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग किया गया था, यह क्या था? देखिए, जो चकला जो शब्द था, देखेंगे सूबा, सूबा नहीं है, सूबा और परगना के बीच एक प्रादेशिक कह सकते हैं कि इकाई हुआ करती थी। इसका संबंध अगर देखा जाए तो मुगल काल के दौरान ही आपको दिखाई देगा चकला, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में ये कर सकते हैं कि जिला स्तरीय प्रशासनिक डिपार्टमेंट के रूप में मौजूद था। इसके अंतर्गत देखेंगे यहाँ पे तो ये जो चकला होता था, चकला को कई सारे परगना में ऐसे कई सारे परगना में यहाँ पे विभाजित किया जाता था। अब एक परगना में देखेंगे तो बहुत सारा यहाँ पे गांव होता था। तो बिल्कुल आप इसी तरीके से आपको समझ लेना। जैसे छोटा सा एग्जांपल दूं तो चकला को आप डिस्ट्रिक्ट मान लीजिए, और परगना वगैरह को यहाँ पे तहसील मान लीजिए, ठीक है। और फिर इसके नीचे क्या हो जाएगा, ग्राम पंचायत, प्रधानी सिस्टम हो जाएगा, बहुत सारे गांव। तो कुछ इसी टाइप का एग्जांपल से भी आप वर्तमान में इसको कोरिलेट कर सकते हैं। अवध और बंगाल के क्षेत्रों में ये चकला शब्द काफ़ी प्रचलित था मुगल काल के दौरान। संरक्षण के लिए राजस्व का मराठा दावा किस नाम से जाना जाता है? सिंपल सा है, यहाँ पे थोड़ा शब्द इधर उधर हो गया है कि
मराठा जो थे राजस्व का जो दावा करते थे संरक्षण के लिए, उसको किस नाम से जाना जाता था? तो देखिए उसको जो जाता था, दो में कन्फ्यूजन होता है, सरदेशमुखी और एक है चौथ। चौथ सबसे छोटा है, ठीक है, यही करेक्ट होगा, ठीक है। तो चौथ यहाँ पे लगभग देखा जाए मराठा साम्राज्य के समय से यहाँ पे लिया जाने लगा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वार्षिक कर था, एक राजस्व कर था, जो कि उत्पादन का या फिर राजस्व का कह सकते हैं, ठीक है, उत्पादन का 25% यहाँ पे लिया जाता था। माना जाता है कि शुरुआती तौर पे सबसे पहले चौथ को 1665 ईस्वी के आसपास, ठीक है, शिवाजी से ही यहाँ पे मांगा गया था। तो आगे चल के ये लोग भी यहाँ पे शुरू कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद से आता है दूसरा यहाँ पे सरदेशमुखी। देखिए सरदेशमुखी का संबंध यहाँ पे हो जाएगा कि मराठों ने जहाँ जहाँ पे, मराठों ने कह सकते हैं कि जहाँ जहाँ पे, ठीक है, कह सकते हैं कि वंशानुगत अधिकारों का दावा किया हुआ था, उसी जगहों से यहाँ पे लगभग 9 से 10% यहाँ पे सरदेशमुखी के रूप में यहाँ पे, ठीक है, वसूलता था ये लोग। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अब बवाब का संबंध यहाँ पे हो जाएगा मुगल भारत से। मुगल भारत में कह सकते हैं कि पारिश्रमिक या फिर अप्रत्याशित परिश्रम को पूरा करने के लिए ये अस्थायी कर के रूप में इसको वसूला जाता था, इसको बोला जाता था अबवाब। जमदानी सिस्टम यहाँ पे हो जाएगा आर्ट से, आर्ट, ठीक है, क्राफ्ट से हो जाएगा यहाँ पे बढ़िया जो, ठीक है, मलमल होता है जिस पर सजावटी चीज़ें भी यहाँ पे बनाई जाती हैं, खासकर सूती और सोने के धागे के मिश्रण के बाद यहाँ पे, ठीक है, बहुत एक से एक यहाँ पे क्राफ्ट बनाया जाता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्षेत्र था उस समय, जैसे कि ढाका था, बंगाल था, इन सारे क्षेत्रों को आपको ध्यान में रखना है। दिल्ली में पुराना किला के विपरीत मस्जिद खैर उल मंजिल का निर्माण किसके द्वारा यहाँ पे कराया गया था? हमीदा बानो बेगम, सलीमा, जीजी अंगा, महमंगा, ठीक है। तो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है महमनगा, ठीक है, महमनगा। 1561 के आसपास, 1561 के आसपास, ठीक है, मस्जिद खैरुल का इसके द्वारा यहाँ पे निर्माण कराया गया था, जो कि अकबर की धाई माँ, धात्री माँ भी थी। और जब अकबर बच्चा था तो माना जाता है कि मुग़ल साम्राज्य का पूरा वास्तविक संगठनकर्ता के रूप में, राजनीतिक संगठनकर्ता के रूप में यही थी महमनगा। तो उसी समय इसके द्वारा यहाँ पे बनाया गया था, काफ़ी इम्पोर्टेंट। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से यहाँ पे मेल नहीं खाता है? संबलपुर है सुरेंद्र शाही, गंजम है राधाकृष्ण डांड सेन, कश्मीर है गुलाब सिंह, लखनऊ है लियाकत अली। देखिए लियाकत अली तो नहीं होगा, लखनऊ का संबंध किससे हो जाएगा खुद सोच के देखिए, ठीक है, बेगम हजरत महल से यहाँ पे हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। यही हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि नंबर 1 में बात करते हैं हम लोग यहाँ पे संबलपुर के। तो देखिए संबलपुर में क्या था, जो वर्तमान में जो उड़ीसा का क्षेत्र है, जो ब्रिटिश या फिर कह सकते हैं कि बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत ही आता था। तो संबलपुर का जो राजा और रानी था उसका कोई उत्तराधिकार नहीं था। कानूनी उत्तराधिकार के रूप में सुरेंद्र शाही यही था, ध्यान रखिएगा, सुरेंद्र शाही यही दावा कर रहा था, लेकिन चूंकि अंग्रेज़ों ने इसको दिया नहीं, तो फिर ये पूरी तरीके से सुरेंद्र शाही उस समय लगभग, ठीक है, नेतृत्वकर्ता के रूप में अंग्रेज़ों के खिलाफ ही हो गए सुरेंद्र शाही ने, ठीक है, बहुत सारे ट्राइब लोगों को लिया। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा नाम है यहाँ पे, ठीक है, गंजम है यहाँ पे राधा कृष्ण डांड सेन, बहुत फेमस, ठीक है। गंजम का जो क्षेत्र है इसका संबंध यहाँ पे हो जाएगा खोंड विद्रोह, ध्यान रखिएगा, खोंड विद्रोह के प्रमुख नेता के रूप में मौजूद थे। हालांकि खोंड विद्रोह के जो नेतृत्वकर्ता थे ना, मेन जो नेता थे, चक्र बिसोई थे, चक्र बिसोई। बाद में देखेंगे यहाँ पे 2 लोग और जुड़ गए, जिनमें एक सावरस थे, और सावरस के साथ साथ राधा कृष्ण, ठीक है, डांडसेन है, इनको दंड सेना भी इनको बोला जाता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे, ठीक है, कश्मीर तो आप लोगों ने देख ही लिया, गुलाब सिंह डोगरा राजवंश के संस्थापक हैं, और 1857 के आसपास इनकी मृत्यु हो गई थी। लास्ट में है यहाँ पे लियाकत अली, इनके भी बारे में देख लीजिए, ठीक है। और लियाकत अली की एक बड़ा इंपॉर्टेंट रचना है जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, ठीक है, पयाम-ए-अमल। लियाकत अली से बहुत सारा प्रश्न पूछता है, दे देगा यहाँ पे। पयाम-ए-अमल किसकी रचना है? तो लियाकत अली की।
नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देख पा रहे देवगिरी है, रायचूर है, होयसल है, मदुरा है। दक्षिण भारत से संबंधित बहुत सारे शासक हैं और उनका राज्य है। आइए देखते हैं हम लोग। तो देवगिरी का संबंध यहाँ पे हो जाएगा शंकर देव से, बिल्कुल यहाँ पे ठीक है सही होगा। यहाँ पे देवगिरी का संबंध यहाँ पे हो जाएगा शंकर देव से। शंकर देव को ही यहाँ पे सिम्हाना थर्ड के नाम से जाना जाता है, सिम्हाना थर्ड के नाम से जाना जाता है। रायचूर का संबंध हो जाएगा यहाँ पे रामचंद्र देव से। देखिए रायचूर का संबंध रामचंद्र देव से नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे आपको ध्यान रखना है रामचंद्र देव का संबंध यहाँ पे हो जाएगा देवगिरी से, देवगिरी से। देवगिरी का ये जो यादव वंश के संस्थापक थे, यादव वंश के ध्यान रखिएगा संस्थापक थे। और शिलालेख में रामचंद्र देव को वराह के रूप में बताया गया। वराह होता है ना विष्णु भगवान का, कह सकते हैं एक अवतार के रूप में वराह, तो वराह के रूप में भी इनको जाना जाता है। उसके बाद है वीर बल्लाल। वीर बल्लाल को होयसल वंश का अंतिम शासक के रूप में जाना जाता है, होयसल वंश के अंतिम शासक के रूप में। तो होयसल भी वंश था अपने आसपास के क्षेत्रों से, खासकर देवगिरी, पांडे वंश, ठीक है बहुत सारे क्षेत्रों से आपस में लड़ाई तो चलते रहती थी, सीमा विवाद वगैरह चलते रहता था, तो ध्यान रखेंगे। उसके बाद है यहाँ पे वीर पांड्या। वीर पांड्या भी एक कह सकते हैं कि पांड्यन राजकुमार थे, ठीक है। इनके द्वारा भी दक्षिण के क्षेत्रों में, तमिक्कम के क्षेत्रों में शासन यहाँ पे किया गया। तो मेरे ख्याल से इतना पर्याप्त है। शंकर देव सिम्हाना थर्ड के बारे में तो मैंने आपको बताया ही था तभी, ठीक है। इनके द्वारा कुछ और भी बातें, जैसे कि अगर बोलो कि मलिक कफूर ने, ध्यान रखिएगा, रामचंद्र के जो उत्तराधिकारी यहाँ पे देख रहे हैं ना, इसी का उत्तराधिकारी शंकर देव या सिम्हाना थर्ड है। इसी के समय यहाँ पे देवगिरी में एक अभियान चलाया था, नेतृत्व किया था। तो यहाँ पे करेक्ट उत्तर तो आसान था, बी हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित को यहाँ पे कालक्रम के रूप में अरेंज करना है। तो बहुत ही आसान सवाल है, इजीली अरेंज कर सकता। मोहम्मद शाह है, जहांदार शाह, आलमगीर द्वितीय, अहमद शाह है। तो सबसे पहले यहाँ पे शासक कौन बना था, आपको ध्यान होगा जहांदार शाह था। जहांदार शाह का जो टाइम पीरियड था 1712-17, बहुत छोटा टाइम पीरियड था। सबसे लंबा जो टाइम पीरियड रहेगा, ठीक है, वो होगा यहाँ पे मोहम्मद शाह का, ठीक है। मोहम्मद शाह रंगीला था, तो इसका टाइम पीरियड हो जाएगा 1700 मेरे ख्याल से 13 से लेके ठीक है 1719 से लेके 1748 तक, 48 तक काफ़ी लंबा टाइम पीरियड है, देख पा रहे हैं 1748 तक। आलमगीर द्वितीय का टाइम पीरियड इतना छोटा नहीं है, ठीक ठाक है, लगभग 1754 से लेके थोड़ा सा नंबर 1 हो जाएगा जहांदार शाह 1712 से 13। उसके बाद हो जाएगा मोहम्मद शाह का 1719 से 1748 तक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा अहमद शाह का ना, अहमद शाह का लगभग 1748 से लेके 54 होगा, ठीक है। और आलमगीर फिर द्वितीय आएगा 1754 से लेके 1700, ठीक है। आलमगीर द्वितीय, ठीक है, 1754 से लेके 1759 तक यहाँ पे आएगा, ठीक है, 59 तक। तो ध्यान रखिएगा। इसी के बीच यहाँ पे देखेंगे तो 1757 का प्लासी का युद्ध भी होगा। तो कौन था, ठीक है, मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय। आपको ध्यान रख के चलना है। तो यहाँ पे इजीली अरेंज कर सकते हैं, यहाँ पे BADC करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी।